अस्सलामुअलैकुम, मैं आसिया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं बसीरत ऑनलाइन। आइए समझते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में इलेक्शन किस तरह से होते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में इलेक्टोरल कॉलेज किसे कहा जाता है, ट्रंप क्यों हार गए और बाइडेन क्यों जीत गए। अगर देखा जाए तो बाइडेन का इतना ज़्यादा प्रभाव अमेरिका में नहीं था, फिर भी बाइडेन जीत गए। बाइडेन के जीतने से कौन सी चीज़ें इंडिया के लिए अच्छी हो सकती हैं और कौन सी चीज़ें खराब हो सकती हैं, लेकिन इसके पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि इंडिया और अमेरिका में किस तरह से इलेक्शन का प्रोसेस होता है। इंडिया में हुकूमत बनाने के लिए होता है संसद। संसद के दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा की टोटल सीट्स होती हैं 545, राज्यसभा की टोटल सीट्स होती हैं 245। इंडिया में अगर किसी भी पार्टी को अपनी हुकूमत बनानी हो तो लोकसभा की 50% से ज़्यादा सीट्स उसे जीतनी होंगी, दैट इज़ 273 सीट्स। अगर कोई पार्टी 273 सीट्स जीत जाती है तो वो सेंटर में अपनी गवर्नमेंट बना सकती है। उसी तरह से जिस तरह से हमारे यहाँ पर होता है संसद, अमेरिका में होता है कांग्रेस। कांग्रेस के भी दो हाउसेस होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को आप कंपेयर कर सकते हैं लोकसभा से और सेनेट को आप कंपेयर कर सकते हैं राज्यसभा से। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के टोटल 438 सीट्स होते हैं। बेसिकली इंडिया में सीट्स कहा जाता है, उसी तरह से अमेरिका में उसे कहा जाता है इलेक्टोरल कॉलेज। तो हम कह सकते हैं कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 438 इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं और उसी तरह से सेनेट्स में होते हैं 100 इलेक्टोरल कॉलेज। बेसिकली अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं और हर स्टेट में 2 इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इसीलिए सेनेट्स में टोटल 100 इलेक्टोरल कॉलेज हो गए। और फिर यहाँ पर एक बात हमें समझनी ये ज़रूरी है कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है तो एक प्रेसिडेंट 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकता है। मिसाल के तौर पर ओबामा 2 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अभी फ़िलहाल ये कहा जा रहा था कि जो ट्रंप हैं, ट्रंप के लिए ये काफ़ी मुश्किल है कि वो दूसरी बार प्रेसिडेंट बने और रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। जो बाइडेन अभी अमेरिका के नए प्रेसिडेंट हैं और वो जनवरी में शपथ लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है, जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश की मिसाल दूँ तो यूपी में टोटल सीट्स है 80। अगर बीजेपी 75 या 76 सीट्स जीतती है और कांग्रेस 3 या 4 सीट्स यूपी में जीतती है तो वो 3 या 4 जीती हुई सीट्स कांग्रेस की ही होगी और जो 75 या 76 सीट्स बीजेपी ने जीती हुई है वो सीट्स उसी की होंगी। बट अमेरिका में इस तरह से नहीं होता है। अमेरिका में अगर मैं कैलिफोर्निया की मिसाल दूँ तो कैलिफोर्निया में टोटल सीट्स हैं 55, टोटल 55 इलेक्टोरल कॉलेज हैं। अगर रिपब्लिकन पार्टी को 28 इलेक्टोरल कॉलेज मिला और डेमोक्रेटिक पार्टी को 27 इलेक्टोरल कॉलेज मिला, तो जिस तरह से 28 एक इलेक्टोरल कॉलेज डेमोक्रेटिक पार्टी के पास ज़्यादा था, तो अब क्या होगा कि वो 27 इलेक्टोरल कॉलेज जो रिपब्लिकन पार्टी ने जीता था वो भी अब डेमोक्रेटिक पार्टी के हो जाएंगे। तो बेसिकली बाइडेन ने यहाँ पर क्या किया, बाइडेन ने अमेरिका में ऐसे स्टेट्स चुने जहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज ज़्यादा होता है और यही मेन वजह बनी बाइडेन की जीत की। बेसिकली अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो इसमें आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जो रेड एरिया है वो है रिपब्लिकन पार्टी का एरिया, ट्रंप का एरिया। ये एरिया वाइज तो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्टोरल कॉलेज है, इलेक्टोरल कॉलेज सीट्स कम हैं। और अगर हम डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें, बाइडेन की पार्टी की, ब्लू पार्टी की बात करें, तो यहाँ पर एरिया तो उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो सीट्स है, इलेक्टोरल कॉलेज है, वो ज़्यादा है। आप कैलिफोर्निया की मिसाल ले लीजिए। कैलिफोर्निया में टोटल 55 इलेक्टोरल कॉलेजेस हैं, 55 सीट्स हैं। अभी बाइडेन को मिली 28 सीट्स और ट्रंप को मिली 27 सीट्स, लेकिन अभी अमेरिका के रूल के हिसाब से वो 27 में से एक बाइडेन को ज़्यादा मिला था तो वो 27 भी बाइडेन का हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 55 सीट्स, 55 इलेक्टोरल कॉलेज बाइडेन का हो गया। उसी तरह से न्यूयॉर्क की मिसाल ले लीजिए। न्यूयॉर्क में टोटल 29 इलेक्टोरल सीट्स बाइडेन को मिल गई। अभी ट्रंप ने जिन हिस्सों से जीत हासिल की उन हिस्सों का एरिया तो ज़्यादा था, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज कम था। अब यहाँ पर दूसरी बात यह है कि ट्रंप को जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ वो टेक्सास से हुआ। टेक्सास में उन्हें पूरी की पूरी 38 इलेक्टोरल कॉलेज मिल गए और मोदी जी भी वहाँ पे गए थे।
हाउडी मोदी के लिए। अब आइए बात करते हैं कि ट्रंप की हार की असल वजह है क्या। तो सबसे पहली वजह है कोरोना वायरस। उन्होंने कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी को सीरियसली नहीं लिया था और मार्च तक ट्रंप का ये हाल था कि वो मास्क का भी उपयोग नहीं करते थे। उसके बाद की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो काफ़ी रेसिस्ट थे, वो ब्लैक लोगों को इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया करते थे। इसीलिए अमेरिका में एक तरह की मूवमेंट चली थी, आई कांट ब्रीथ। उसी तरह से इमाइग्रेंट्स के साथ भी ट्रंप का जो व्यवहार था वो काफ़ी अच्छा नहीं रहा था। उन्होंने 100 करोड़ से ज़्यादा खर्चा करके मैक्सिको में एक वॉल की भी तामीर करवा दी थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो ट्रंप थे वो पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एक बिजनेसमैन थे। तो उनकी जो स्पीच होती थी वो काफ़ी एरोगेंट टाइप की हुआ करती थी। उनका जो कम्युनिकेशन स्टाइल था वो काफ़ी एरोगेंट था। उसके बाद अगर हम ट्विटर की बात करें तो ट्विटर से उनके बहुत सारे पोस्ट और बहुत सारे वीडियोस को भी डिलीट कर दिया जाता था। अब आप ये बात अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि अगर ट्विटर किसी वीडियो को या किसी पोस्ट को डिलीट करता है तो वो जाहिर सी बात है वो उसके गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं होगा। उसी तरह से इलेक्शन के दौरान ट्रंप ने इस तरह के भी ट्वीट्स किए कि स्टॉप द काउंट्स, गिनती रोक दो, हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है। लेकिन उनकी इन सब बातों का असर उनके सपोर्टर्स के अलावा और किसी ने नहीं लिया। राष्ट्रपति भवन में वो खड़े होकर भाषण दे रहे थे, तभी न्यूज़ चैनल्स ने उनके लाइव टेलीकास्ट को काट दिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो अमेरिका में इस तरह से कहा जाता है, एक सर्वे के मुताबिक इस तरह से कहा जाता है कि ट्रंप प्रतिदिन 15 झूठ बोलते हैं, तो वो काफ़ी झूठ भी बोलते थे। अभी इस तरह की खबरें अमेरिकन मीडिया में गर्दिश कर रही है कि ट्रंप के हारने के बाद उनकी जो वाइफ हैं मेलियाना ट्रंप, वो उन्हें डिवोर्स देने वाली हैं। लेकिन डिवोर्स देने से मेलियाना ट्रंप का यहाँ पर तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जब 2005 में ट्रंप और मेलियाना की शादी हुई थी तभी ट्रंप ने एक मुआहदा कर लिया था और उसमें ये बात क्लियरली लिखी हुई थी कि अगर ट्रंप का और उनकी वाइफ का डिवोर्स होता है तो ट्रंप की जो संपत्ति है उसमें से किसी भी तरह का हिस्सा, किसी भी तरह का जो तिरका है वो मेलियाना ट्रंप को नहीं मिलेगा। अभी बेसिकली जो मेलियाना ट्रंप है यहाँ पर वो अमेज़ॉन के फाउंडर को देख रही हैं। जब उनकी वाइफ ने उनसे डिवोर्स लिया तो कोर्ट ने कहा कि अपनी संपत्ति का वो 4% हिस्सा, मतलब 2.5 लाख करोड़ वो अपनी वाइफ को दे दें। लेकिन यहाँ पे मेलियाना ट्रंप को ट्रंप से डिवोर्स लेने के बाद कोई खास फ़ायदा तो नज़र नहीं आ रहा। अब आइए ये जान लेते हैं कि जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने के बाद कौन सी चीज़ें इंडिया के लिए अच्छी हो सकती है और कौन सी चीज़ें इंडिया के लिए अच्छी नहीं हो सकती हैं। लेकिन वो जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ईरान और अमेरिका के बीच का रिलेशन कैसा है। ट्रंप के समय ट्रंप का बिहेवियर ईरान को लेकर काफ़ी एग्रेसिव था। उस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच के रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, पर ओबामा के समय ईरान और अमेरिका के बीच में एक पीस समझौता हुआ था। ईरान चाहता था कि यूरेनियम एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल करके वो बिजली घर बनाए। लेकिन बेसिकली यहाँ पर ये होता है कि जो भी कंट्रीज़ यूरेनियम का इस्तेमाल करके, एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल करके बिजली घर बनाती है वो परमाणु बम भी बना सकती है। ओबामा ये नहीं चाहते थे, बेसिकली अमेरिका ये नहीं चाहता था कि ईरान जैसी मुस्लिम कंट्री के पास खुद का परमाणु बम हो। इसीलिए ओबामा ने एक तरह की रेस्ट्रिक्शन ईरान के ऊपर लगा दी थी कि वो जितने भी परसेंट इस यूरेनियम को यूज़ कर रहे हैं उसकी पूरी लिस्ट उन्हें चाहिए। अभी ये बात कहा जा रहा है कि जो बाइडेन के आने के बाद, फिर से डेमोक्रेटिक हुकूमत आने के बाद अमेरिका में ईरान और अमेरिका के बीच के जो रिश्ते हैं वो अच्छे हो जाएंगे। अब इसका असर इंडिया पर किस तरह से पड़ेगा? तो हमें पेट्रोलियम की ज़रूरत है और वो हम पेट्रोलियम लाने वाले हैं ईरान से। अब वो पेट्रोलियम लाने के हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक तो हम ईरान से पाइपलाइन पाकिस्तान और पाकिस्तान से गुजरात की तरफ लेकर आएँ, तो इसमें पाकिस्तान को किसी तरह की आपत्ति हो सकती है। और दूसरा रास्ता हमारे पास ये है समुद्र का रास्ता, जो कि कॉस्टली है, बट 4 साल तक, जब तक ये डेमोक्रेटिक पार्टी की हुकूमत है तब तक तो चल ही सकता है, बट ये कॉस्टली है कि हम ईरान से मुंबई उस पेट्रोलियम का पाइपलाइन लेकर आएँ। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान इंडिया के लिए ये हो सकता है कि जिस तरह से चाइना और डेमोक्रेटिक पार्टी के ताल्लुकात हैं, तो जो बाइडेन ये कर सकते हैं कि चाइना की जो ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क को ख़त्म कर सकते हैं। चाइना की ट्रेडमार्क ख़त्म होने की वजह से ये होगा कि जो चाइना की ट्रेडिंग है उसमें इजाफा हो जाएगा, और चाइना की ट्रेडिंग में इजाफा होने के बाद किसी ना किसी तरह से इस ट्रेडिंग के मैदान में इंडिया को नुकसान हो सकता है। और दूसरी बात ये है
डेमोक्रेटिक पार्टी और रशिया के बीच का रिलेशन जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि 2016 में ट्रंप की कैंपेनिंग के लिए रशिया ने काफ़ी हाथ पैर मारा था, जगह जगह सोशल साइट्स पे ट्रंप को सपोर्ट किया था। और ये भी कहा जाता है कि 2016 के इलेक्शन के टाइम पे इसका असर भी काफ़ी अमेरिका में पड़ा था। तो बेसिकली यहाँ पर इंडिया में जो ज़्यादातर वेपन्स हम लेते हैं वो रशिया से लेते हैं। अब देखते हैं कि रशिया और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच का रिलेशनशिप कैसा होता है। इसका असर भी हो सकता है कि आते वक्त के साथ इंडिया पर पड़े। अब आइए जानते हैं जॉय बाइडेन के कुछ पर्सनल चॉइसेस के बारे में। जॉय बाइडेन ग्रेट इजराइल के काफ़ी हार्डकोर सपोर्टर हैं। उन्होंने जून 1986 में एक स्टेटमेंट दिया था कि वो एक खुदमुख्तार सह्यूनी हैं और अगर ग्रेट इजराइल के फाउंडेशन की शुरुआत नहीं होती तो वो खुद ग्रेट इजराइल के फाउंडेशन की शुरुआत करते। उसके बाद उनकी 3 वीडियोस काफ़ी चर्चा में हैं आजकल। एक वीडियो में उन्होंने इंशाअल्लाह जैसे लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। दूसरी वीडियो में वो एक मुस्लिम फैमिली से कम्युनिकेट कर रहे हैं और एक बच्ची को दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से सारे मजहबों को रिस्पेक्ट मिलती है उसी तरह से इस्लाम को भी रिस्पेक्ट मिलेगी। और तीसरी वीडियो में वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का हवाला देते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये तीनों वीडियोस को देख के हम मुस्लिम्स ने और मुस्लिम कंट्रीज़ ने जॉय बाइडेन से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं कि जॉय बाइडेन मुस्लिम्स के लिए और मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए काफ़ी अच्छे साबित होंगे। अब ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप सोचिए और फैसला कीजिए कि जॉय बाइडेन क्या हमारे लिए अच्छे होंगे। क्या इस्लाम की बका के लिए हमें किसी जॉय बाइडेन या ओबामा या किसी बुश की ज़रूरत है? सोचिए, फैसला कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।